तो गाइस ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट विद फुल इम्पोर्टेंस का एक पीडीएफ। ठीक है, उस पीडीएफ में आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग, उसकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग हमारी हुई है बैचलर ऑफ फार्मेसी में सेमेस्टर 4 के एंडिंग के बाद, है ना, जिसका सेमेस्टर 5 में हमारा वाइवा भी होगा, इंटरनल फैकल्टी भी लेंगे और एक्सटर्नल भी लेंगे, तो हमारा दोनों साइड से वाइवा होगा। तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई है और उस पीडीएफ में बेसिकली ये सब दिया हुआ है जो सब हमें मतलब ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें हॉस्पिटल में मिलती है वो सारी, या फिर जो एग्जामिनर हमसे पूछ रखते हैं ऑलमोस्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, उस पीडीएफ में मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी है। ठीक है, तो वो पीडीएफ आपको बहुत ही काम में आएगा इफ़ आप हॉस्पिटल में लगे हो। ठीक है, अपना हॉस्पिटल ट्रेनिंग की है 45 डेज़ की, इनकेस आपने 30 डेज़ ही कराई, इनकेस आप 15 डेज़ गए हो, या फिर बहुत बच्चों ने स्किप भी कर दिया, तो इससे आप पढ़ के एक्सेल कर सकते हो अपना एग्जामिनर के वाइवा को। ठीक है, जो इंटरनल फैकल्टी एक्सटर्नल फैकल्टी लेती है, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल पीडीएफ होने वाली है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पीडीएफ में क्या क्या होगा। ठीक है, और उन सारी चीज़ों से एक बार ओवरव्यू आपको करवाता हूँ। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ इस पीडीएफ में क्या क्या होगा और सबका एक छोटा सा ओवरव्यू टाइप देता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, सबके बारे में थोड़ा सा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं उस पीडीएफ के बारे में पढ़ना। ठीक है, उस पीडीएफ में मैंने क्या क्या दिया है। ठीक है, और आई नो कि ये पीडीएफ इतनी ज़्यादा इजी होने वाली है, इसमें सारी की सारी तो इन्फॉर्मेशन और इतनी इजी लैंग्वेज में दी गई है कि आप लोग इसको एक बार पढ़ के पूरी की पूरी पीडीएफ, इसकी नॉलेज को एक्सेल कर सकते हो और यही नॉलेज आपकी पूछी जाएगी एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल में। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में होगा। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टॉपिक कवर होंगे जो कि आपके एग्जामिनर या फिर वाइवा में पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखो, इन केस ऑफ वैक्सीन या फिर बुटक IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है, नेम ऑफ स्पेसिफिक मसल, वो किस स्पेसिफिक मसल पर लगता है बुटक का जो इंजेक्शन होता है IM में लगता है। ठीक है, या फिर वैक्सीन अगर जो आपकी हैंड में लगती है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं, तो दोनों को एक साथ हम क्लियर करेंगे। तो अगर जो हम लोग हैंड में, ठीक है, IM जो लगता है इंट्रामस्कुलर जो कि हैंड में लगता है, जैसे कि शोल्डर साइड में, ठीक है, जो कि वैक्सीन होती है, तो उसका अगर नाम लिखें तो उसका नाम देखेंगे, उसका स्पेसिफिक मसल का नाम क्या होता है शोल्डर पर, उस पर डेल्टॉइड। ठीक है, डेल्टॉइड मसल, ये ए गलत लिखिए तो इधर होगा DELTOID। ठीक है, आई थिंक होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और नहीं क्लियर है तो कहीं भी आपको, इन केस आपको किसी भी वीडियो में या इसी वीडियो में कहीं भी आपको डाउट आ रहा है तो उसी टाइम पर कमेंट करो। ठीक है, तुरंत ही सोल्यूशन मिलेगा। और वहीं अगर जो हम IM इंजेक्शन जो कि हमारे बटक पर लगती है उसकी बात करें तो उसका नाम होता है ग्लूटियल मसल, उस स्पेसिफिक मसल का। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जाता है रैपिड फायर में भी। और ब्यूटॉक में देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, जैसे कैसे लगाते हैं इंजेक्शन, जैसे कोई हमसे प्रोसीजर पूछे, देखो तो क्या प्रोसीजर होता है। तो जो ब्यूटॉक है तो उसके 4 क्वाड्रेंट्स कर लो, जैसे मान लो ये ऐसे होता है। ठीक है, तो उसके 4 क्वाड्रेंट कर लो। ठीक है, अब बेसिकली अपर क्वाड्रेंट की बात की जाती है और उधर ग्लूटियल मसल पर लगता है और अपर क्वाड्रेंट में डोर्सो ग्लूटियल उसको बोलते हैं। ठीक है, अपर क्वाड्रेंट में ही लगेगा, है ना, जैसे लिखा है कि, और हमेशा ज़्यादातर केस में क्या लगता है कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लगता है, कुछ केस में राइट अपर क्वाड्रेंट में लगता है, लेकिन अपर क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। और अदरवाइज स्टैटिक नर्व डैमेज हो जाएगी, और स्टैटिक नर्व डैमेज होगी तो बंदे को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब हमें यहाँ से पढ़ना होगा। अब हम पढ़ते हैं कि सारी की सारी इंजेक्शंस के एंगल, तो SC सबक्यूटेनियस है तो 45 डिग्री, ID इंट्राडर्मल है तो इतना डिग्री, IM 90 डिग्री, इंट्रावेनस इतना डिग्री, और कहाँ लगता है ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आप इजीली पढ़ सकते हो। अब एक क्वेश्चन कि हम BP कैसे मेज़र करेंगे उस पेशेंट का, ना तो उसके पैर है ना तो हाथ हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग ना तो उसके फुट है ना फिर हैंड है, तो स्पिग्नोमैनोमीटर से तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पर। तब किससे करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेजिव एट्रियल BP मॉनिटरिंग मशीन। ठीक है, तो देखो इन्वेजिव एट्रियल BP मॉनिटरिंग मशीन, सिंपली बोल दो इसको एट्रियल लाइन। ठीक है, इन्वेजिव एट्रियल मशीन। ठीक है, तो एट्रियल लाइन में जो होता है, अपने एट्रियल लाइन जो अपनी नेक पर होती है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपली एक प्रोसीजर होता है, कैथेटर टाइप होता है यहाँ, वही कैथेटर जो कि एनस में भी इंसर्ट करते हैं, तो उस कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है नेक में। ये थोड़ा सा स्पेशल और स्पेसिफिकली उसी के लिए मेड किया हुआ कैथेटर रहता है। अब एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन की नॉर्मल BP, ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि नॉर्मल BP इतना होता है 180 120/80 होता है। ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ठीक है, नॉर्मल पल्स, ये सब यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे। अब भाई
SpO2 सब बच्चों की प्रॉब्लम होती है भाई। SpO2 और रेस्पायरेशन रेट में प्रॉब्लम रहती है। तो रेस्पायरेशन रेट तो सिंपली बात है, और SpO2 दूसरी बात है। SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। SpO2 कहते हैं पेरिफेरल कैपिलरी ऑक्सीजन सैचुरेशन, पेरिफेरल कैपिलरी ऑक्सीजन सैचुरेशन। अब सिंपली बात, पेरिफेरल कैपिलरी को छोड़ो, ऑक्सीजन सैचुरेशन इसको बोलते हैं SpO2 को, ठीक है। ऑक्सीजन SP मतलब सैचुरेशन टाइप है, समझ लो, ठीक है। तो क्या होता है कि इट इज़ द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन एट्रियल ब्लड, वेन नहीं एट्रियल ब्लड, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब कितना हीमोग्लोबिन परसेंट है आपके एट्रियल ब्लड में जो कि सैचुरेट करते हैं, मतलब कि फिल्ड है विद ऑक्सीजन। तो SpO2 को हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं। प्लेस जो है ना फिंगर और टू, मतलब कि जैसे कि फिंगर पर लगाते नहीं हम लोग, वही होता है ये, ठीक है। फिर फिंगर पर, टो पर, पैर के अंगूठे पर, ईयर लोब पर, है ना। लार्जेस्ट ऑर्गन, मतलब कि ये सब भी पूछा था, तो ये सब भी एक बार हम लोग नज़र घुमा लेंगे बस एक बार बढ़िया से। ये सब में तो याद है ही, वैसे भी एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, अब इन्फ्यूज़न क्या होता है। हाँ, तो कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि इन्फ्यूज़न उसी को बोलते हैं कि जिस पे ब्लड चढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल सेम उसी को बोलते हैं, लेकिन उसे ही नहीं बोलते। तो इन्फ्यूज़न क्या होता है कि स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स और मेडिसिन थ्रू इंट्रावेनस, ठीक है। इसका डेफिनेशन ये है, अगर हमसे पूछ भी लेते इन्फ्यूज़न क्या होता है, तो हम बोले कि जो भी कोई भी मेडिकेशन होती है ना, उसका स्लो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जैसे कि फ्लूइड हो गया, इंट्रावेनस के द्वारा, इंट्रावेनस रूट से, है ना। अब जेनेरिक और ब्रांड नेम में डिफरेंस क्या होता है कि जेनेरिक होते हैं ऑफिशियल, ब्रांड नेम होता है ट्रेड नेम। जेनेरिक में ड्रग नेम, एग्जाम पैरासीटामोल, और ब्रांड नेम में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो कि दिया गया नाम है, क्रोसिन जैसे हो गया। एक्सपायरी डेट्स की इंपॉर्टेंट है कि ये सब तो सिंपल है, ठीक है। अब फार्मेसी हुई फार्मासिस्ट, ये भी बहुत ही आसान है। मिस्ड डोज, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ मिस्ड डोज हम लोग क्या करें कि अगर वो डोज हम भूल गए। तो देखो, सबसे पहला तो क्या होता है कि जब तक मिस्ड डोज हुई है तो उस डोज को ले लो जब भी याद है, ठीक है। अगर जो वो क्लोज नहीं है शेड्यूल्ड डोज, नेक्स्ट जो डोज है, जैसे मान लो एक 7 PM की मेडिसिन है, ठीक है, उसको आज मैं खाना भूल गया, तो मान लो मुझे याद है 9 बजे, या फिर मान लो कल मुझे याद है 7 बजे सुबह, तब उसको खा लो। और इफ़ मुझे याद है 6:30 बजे या फिर 5 बजे, ठीक है, 2-3 बजे दोपहर में नेक्स्ट का टाइम भी होने वाला, तो उसको नहीं खाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का केस में 2-2 नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। डू नॉट डबल द डोज अनलेस इंस्ट्रक्टेड बाय RMP। RMP की फुल फॉर्म बताओ, नहीं पता तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं इसको, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की द्वारा जब तक इंस्ट्रक्ट ना किया जाए, ठीक है। और हॉस्पिटल ट्रेनिंग क्या होती है भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब पढ़ेंगे। पर्पज़ इसका क्या होता है, ये सब होता है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि इट इज़ अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जैसे किसी फार्मेसी स्टूडेंट्स का एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर है स्टूडेंट्स का बेसिक मेडिकल प्रोसीजर से, एंड ऑल्सो हाउ मेडिसिन प्रिपेयर्ड, प्रेस्क्राइब, डिस्पेंस्ड एंड मॉनिटर्ड ऑन द पेशेंट सेफली, ठीक है। और पर्पस क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग हॉस्पिटल फंक्शन कहते हैं, ऑब्जर्व पेशेंट केयर, लर्न प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग, लर्न कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंड मेडिसिन सेफ्टी, ठीक है। ये सब होता है। बट हाँ आई नो सबको ये सब सबने नहीं करा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ से कर लो, ठीक है, सब याद हो जाएगा। अब हॉस्पिटल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है कि ये डिपार्टमेंट होता है यहाँ पर। ओ भाई सिंपल सी डेफिनेशन है, तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सब लोग इजीली याद कर लेंगे इसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी इज द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग मेडिसिन फॉर IPD एज वेल एज OPD पेशेंट के लिए, ठीक है। अब IPD OPD की फुल फॉर्म तो मैं नहीं बताऊँगा भाई, ये तो बहुत ही सिंपल है। इट्स फंक्शंस आर, ये सब फंक्शन थे कि परचेज करना, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, इन्वेंट्री, इमरजेंसी ड्रग सप्लाई, नार्कोटिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट, पेशेंट काउंसलिंग, ADR रिपोर्टिंग और ड्रग इन्फॉर्मेशन। भाई वाइटल्स क्या होते हैं, हाँ ये मेन चीज़ है कि वाइटल्स क्या होते हैं कि वाइटल साइन इंडिकेट बॉडीज बेसिक साइकोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ये सभी एग्जामिनर पूछते ही वाला क्वेश्चन, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि टेम्परेचर होना चाहिए 36.5 से 37.5 डिग्री तक सेल्सियस में नॉर्मल होता है। देखो इसको फ़ारेनहाइट में हम लोग बोलते हैं, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जब तक है तब तक ये सही है। इससे हल्का सा भी इंक्रीज़ हो तो फीवर, मतलब पायरेक्सिया। मेज़र कहाँ से कर सकते हैं भाई, ये बहुत बार पूछा था कि ओरल, रेक्टल, वेजाइना, एक्सिलर, टिम्पैनिक। पल्स रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन या फिर नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है हर मिनट में। तो अडल्ट में 60 से 100 ब्लड प्रेशर मिनट, मतलब कि हार्ट बीट करता है पर मिनट में, ठीक है। गलत लिख दिया मैंने भी। तो साइड्स कौन से कहाँ से मेजर करते हैं, रेडियल, ब्रैंकियल, कैरोटिड। भाई बेसिकली ये तो हम लोग को BP के मशीन में दिखाई देता है, बट ठीक है। रेडियल आर्टरी इसकी बेस्ट साइट होती है, पढ़ लेते हैं, कहीं पूछ लें। और रेस्पिरेशन रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट 12 से 20, जिसको हम लोग 16 फिर 18 लिखते हैं ना अपने वाइटल्स में। और ब्लड प्रेशर क्या होता है कि 120/80 होता है, ठीक है, ये सब तो पता ही है। SpO2 अभी मैंने बहुत बढ़िया से बताया था।
पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। भाई ये पढ़ लो, ये हम लोग ने जैसे कि फार्मेसी में फर्स्ट सेम में पढ़ाता है, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर भी एक बार पढ़ लो, है ना। और आरएक्स क्या होता है और कौन कौन प्रेस्क्रिप्शन लिख सकता है, ये सब के बारे में यहाँ पर बताया, ठीक है। और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट केवल डिस्पेंस कर सकता है मेडिसिन, मतलब मेडिसिन में सब कुछ यूज़ कर सकता है। और डिस्पेंसिंग क्या होता है कि रीडिंग प्रेस्क्रिप्शन, चेकिंग करेक्टनेस, सेलेक्टिंग मेडिसिन, लेबलिंग, पैकेजिंग, एक्सप्लेनिंग मेडिसिन यूज टू द पेशेंट, गिविंग मेडिसिन टू पेशेंट, और स्टेप्स ऑफ डिस्पेंसिंग की रिसीव, वेरीफाई प्रेस्क्रिप्शन, चेक पेशेंट डिटेल्स, चेक एलर्जी, सेलेक्ट मेडिसिन, काउंट मेजर मेडिसिन, काउंट करने फिर मेजर करना मेडिसिन, लेबर करेक्टली, है सब पता है आपको। पेशेंट काउंसलिंग करता है, एजुकेटिंग, ठीक है, अबाउट दिस मेडिकेशन एरर, प्रिवेंटेबल, मतलब कि वापस प्रिवेंट किया जा सकता है, उसी को कहते हैं मेडिकेशन एरर। और 5 राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, ठीक। एडीआर क्या है सबको पता है। ड्रग एलर्जी ये क्या होती है, इम्यून वाला होता है, सबको पता है। डोसेज फॉर्म ये हमने सबने पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये बहुत ही छोटा सा था जो था, और ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब अपने बार बार एग्जामिनर पूछ सकते हैं बहुत ही ईजिली। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि लीवर में भी जब सर्कुलेशन होता है, ऐसा कोई दवाई आप ओरली खाओ तो लीवर में या फिर कहीं सारी बॉडी में पहले सर्कुलेशन हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, उसको कहते हैं LASA ड्रग्स, साउंड्स लाइक लुक्स अलाइक, या फिर लुक्स अलाइक साउंड्स लाइक ड्रग्स कहते हैं, जैसे कि जो सेम दिखती हुई फिर सेम साउंड करते हो। फॉर एग्जांपल डोपामिन, डोब्यूटामिन, लेवोसिट्रोजिन और सिट्रोजिन, ठीक है। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन राइट यूज होता है ये, ठीक है। कॉमन मेडिसिन एंड इट्स यूजेस, कुछ कॉमनली यूज्ड मेडिसिन और उनके यूजेस लिखे यहाँ पर। तो देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे फीवर के लिए पैरासीटामोल, पेन एंड इन्फ्लेमेशन के लिए आइब्यूप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, फास्ट पेन हो रहा है तो ट्रेमाडोल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एमोक्सिडिन, माइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, सफिक्सिन, ये सफिक्स लगा दो, ठीक है। डायबिटीज़ के लिए मेटाफॉर्मिन, इंसुलिन, ठीक है। और हाइपरटेंशन एमोलोडिपिन, और ये वाली दवाई, और बहुत सारे टाइम, है ना। अब भाई फास्ट पेन जो कि बहुत जल्दी दर्द हो रहा है, किसी चीज़ का पेट का, किसी चीज़ का, भाई कहीं भी दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो तो ट्रेमाडोल दे दो भाई, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, ठीक है। और गैस्ट्रिक एक्टिविटी जेड, अब भाई जेड की फॉर्म तो कमेंट करो, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बताई है, कई बार पढ़ाते हुए। इवन तो यूनिट 1 यूनिट 2 के जब MCQ कर रहे थे, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री के PYQ भी, तो उसमें सब में जेड की फुल फॉर्म आई थी, ठीक है। अब प्रेजोल, ठीक है, पेंटाप्रोजोल, ओमिप्रेजोल, और रेंटिन गैस्ट्रिक एक्टिविटी के लिए होते हैं, एसिडिटी के लिए, वॉमिटिंग के लिए ऑन्डासिटोन, एलर्जी के लिए सिट्रोजिन, लिवोसिट्रोजिन भी आती है, अस्थमा के लिए पता ही है भाई ये सब आता है, साल्बुटामोल इनहेलर भी। कफ क्या होता है, डेक्स्ट्रोमीथोर्फेन, ठीक है, ये कफ के लिए यूज होता है। डायरिया के लिए ORS या फिर जिंक का। लैक्टुलोज होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन डायरिया आई थिंक तो सेम होता है, बट ठीक है फिर पढ़ लो यार। वॉर्म इन्फेक्शन, पेट में कीड़े के लिए एल्बेंडाजोल। फंगल इन्फेक्शन, एनीमिया के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या होते हैं, फ्लूकोनाजोल। और एनीमिया के लिए आयरन प्लस फॉलिक एसिड टैबलेट। विटामिन डिफिशिएंसी के विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3 या फिर कैल्शियम। तो अब ये हो गई अपनी बात, और ये PDF बहुत ज़रूरी है सबको ऑब्टेन करनी है। तो ये PDF कहाँ पर मिलेगी आप लोग को पता ही है, टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पर ये PDF अवेलेबल होगी। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए, ये पूरी PDF अच्छे से पढ़ने के लिए 1-2 बार और, ताकि सबको याद हो जाए और हम लोग एग्जामिनर के वाइवा में बढ़िया स्टैंड आउट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए PDF डाउनलोड करो, पढ़ो। PDF कहाँ अवेलेबल है पता ही है भाई, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करके टेलीग्राम पर अवेलेबल है PDF। तो और ऐसे ही और कॉन्सेप्ट के लिए, चीज़ें समझने के लिए, PDF के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियोस के लिए कॉन्सेप्टिफाई को सब्सक्राइब करो।